नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। 2-4 दिनों से कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर जो स्टेट का पेपर होने वाला है उसका पीवाईक्यू करवा देते, तो एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसी लेवल से तैयारी कर रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं स्टेट का, ये 4th टाइम हो रहे हैं। तो ये अभी तक जो 3 पेपर हुआ है ना, उसका पीवाईक्यू अगर हमें मिल जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। तो आज स्टेट पीवाईक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो आज का क्वेश्चन है वो 2023 का होगा और कल का जो क्वेश्चन होगा वो 2025 का होगा। उसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से आपके पास पहुंचेगा। ये जितने भी सेशन हो रहे हैं मतलब स्टेट के रिगार्डिंग, वो वही स्टूडेंट देखेंगे जो स्टेट देने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही स्टेट आप क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास टीआरई 4 का एक अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अचीव कर सकते हैं और एक टीचर बन सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, चाहे वो एंट्रांस एग्ज़ाम की हो, अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एग्रो पाठशाला एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहा है। अब ये मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है और कैसे फंक्शन करेगी और कब से ये चालू होने वाला है, इसके बारे में मेंटोरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड जो वीडियो आएगा उसको आप लोग देखिएगा और अपने भाइयों के पास और अपने दोस्तों के पास ये आप शेयर कीजिएगा मेंटोरशिप प्रोग्राम। फिलहाल हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और ये आज का जो सेशन है इसमें हम स्टेट पीवाईक्यू के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने क्वेश्चन हम समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर आपको स्टेट का लेवल हम बताते हैं तो आपको याद रखना है कि स्टेट का लेवल कोई ज़्यादा एडवांस नहीं होता है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस ईजी टू मॉडरेट होता है। बट ईजी टू मॉडरेट में ही लोग ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि एडवांस को तो वो बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, लेकिन जब ईजी फॉर्मेट आता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो होगा ही होगा और आता ही है उससे, और ऐसा लगता है कि हम सही कर जाएँगे और किसी न किसी हड़बड़ी में वो गलत कर जाते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। हम जब चीज़ों को पढ़ेंगे, हम चीज़ों के एनालिसिस करेंगे, तो हमें ऐसा चलना है कि ठीक है, ये एग्ज़ाम होगी, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, बहुत प्रॉपर ढंग से हम आंसर को देकर आएँगे। चलिए समय को व्यर्थ नहीं करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में जो नंबर 1 का क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है और फिर 2025 का पार्ट 2 आएगा और पार्ट 1 आएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनस क्रॉप। और लेग्यूमिनस में कौन सा क्रॉप, तो फोडर क्रॉप के बारे में पूछा गया। फोडर क्रॉप जिसका यूज हम करते हैं किसके लिए, लाइव स्टॉक के लिए, यानी कि पशुपालन के लिए हम यूज करते हैं, पशुधन के लिए यूज करते हैं, यानी कि उसका भोजन है। अब लेग्यूमिनस फोडर क्रॉप के बारे में बात कर रहा है तो आप इसे एलिमिनेट करके सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहला आंसर देखें, ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे सोरगम लिखा हुआ है, तो सोरगम कहीं से भी फोडर क्रॉप तो है ही नहीं। सबसे पहली चीज़, अगर हम थोड़ी देर के लिए बात भी कर ले कि सोरगम को हम मेजर किस में इंक्लूड करते हैं, तो वो माइनर और प्लस मेजर मिलेट्स में इंक्लूड करते हैं। इसको हम मेजर मिलेट्स कहते हैं और माइनर मिलेट्स अलग होता है, तो इसे हम मिलेट्स में इंक्लूड करते हैं। अगर हम सोरगम की बात करें तो इसे हम किंग ऑफ कोर सीरियल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ज्वार। क्या नाम होता है भाई जी, ज्वार होता है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लूसर्न की अगर हम बात करें, जिसे हम अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं,
और अल्फ़ा अल्फ़ा जो शब्द है ये अरेबिक शब्द से लिया गया है। और अल्फ़ा अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप के नाम से जानते हैं। तो ये फोडर क्रॉप है, तो क्या पता ये आंसर हो सकता है, इस पे बात करेंगे। पर मिलेट की अगर हम बात करें, जिसे हम बाजरा कहते हैं, तो ये हमारे पास मेजर मिलेट्स में आता है और ये ग्रासेस फैमिली से बिलोंग किया जाता है। ठीक है, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा चूंकि यहाँ पे फोडर क्रॉप की इंक्लूडेड किया गया है और ये लेगुमिनस फोडर क्रॉप है। उसके साथ साथ बरसीम भी आप याद रखना, बरसीम जो है ये भी लेगुमिनस फोडर क्रॉप है और बरसीम को हम क्या कहते हैं, तो किंग ऑफ फोडर क्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देखो ये कितना बेसिक है, बट वही होता है कि कई बार हम बेसिक को ही गलत कर दे जाते हैं। दूसरे नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चले तो विच ऑफ द फैमिली, कौन सा फैमिली इसमें दिया हुआ है, विच फैमिली ऑफ प्लांट्स डज ग्लैडियोलस बिलोंग टू। सिंपल है कि ग्लैडियोलस जो होते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या एलिएसी से बिलोंग करते हैं, क्या लिलिएसी से बिलोंग करते हैं, क्या एरिडिएसी से बिलोंग करते हैं, या रोजेसी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपको ग्लैडियोलस के बारे में मैं बताऊं तो ग्लैडियोलस का जो दूसरा नाम होता है, ये कई बार क्वेश्चन में आया भी है, तो इसे हम स्वार्ड लिली के नाम से जानते हैं। इसको हम ग्लाइडोला के नाम से जानते हैं, ग्लाइडियोला के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इसको हम कॉर्न लिली के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि ये तीन नाम किसके लिए है, तो ग्लैडियोलस के लिए। ये तीन नाम किसके लिए है, तो ग्लैडियोलस के लिए। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इसका फैमिली है, तो याद रखना कि जो इरिडियेसी होता है ये फैमिली होता है किसका, ग्लैडियोलस का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ लो। अच्छा, अगर हम ग्लैडियोलस की बोटनिकल नेम की बात करें तो इसका क्या हो जाता है, एविसियाना या एविसियन ग्लैडियोलस होता है। ठीक है, अब रोजेसी फैमिली की अगर हम बात करते हैं कि रोजेसी फैमिली, तो जितने भी टेम्परेट हैं, मोस्ट ऑफ दी टेम्परेट, जैसे कि एप्पल हो गया, पियर हो गया, पीच हो गया, प्लम हो गया, उसके बाद आलमंड हो गया, उसके साथ साथ बात करें क्यून्स हो गया, उसके बाद लोकार्ड्स हो गया। ये जितने भी आपने फ्रूट का नाम देखा है, जो टेम्परेट फ्रूट है, ये कैसा है, मतलब ये जो फ्रूट है ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जितने भी बेरी होते हैं जैसे ब्लैकबेरी, रासबेरी, रैपबेरी, ये सब क्या होते हैं, रोजेसी फैमिली से होते हैं। स्ट्रॉबेरी भी, ठीक है, तो याद रख लेना स्ट्रॉबेरी भी क्या है, ब्लैकबेरी, रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि जो रोज है, गुलाब है, वो भी रोजेसी फैमिली से। एरिडेसी के बारे में मैंने बता ही दिया कि एरिडेसी ग्लैडियोलस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लिलिएसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिख लेना लिलिएसी गार्लिक, ऑनियन और लीक। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एलोवेरा, एलोवेरा। ठीक है, और गार्लिक, लीक और ऑनियन की बात करेंगे तो ये कैसा है, मोनोकॉट। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मंगरेला, मंगरेला का मतलब होता है जो मंगरेला होता है, जैसे ठेठ भाषा में उसे मंगरेला कहते हैं। तो मंगरेला जिसका बोटनिकल नेम क्या है, निगेला सटाइवा है, और ये जो उसके सीड होते हैं रिच इन विच मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर कौन सा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, क्या एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्या दर्दनाशक यानी कि एलर्जिक, या फिर एंटीपायरेटिक, या फिर कार्बिनेटिव। अब एंटीऑक्सीडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, और एंटीऑक्सीडेंट के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें थाइमोक्यूनोन, और थाइमोक्यूनोन क्या करता है,
तो सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट ऑफ द सेल, कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करता। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट बस विथ द येलो फ्लावर्स। निम्नलिखित में से कौन सा झाड़ी जो श्रव है वो फूल पीले फूल वाली नहीं है? क्या अमलटास है, क्या पीली कनेर है, क्या नीलकंठ है, या फिर शेरवानी है? अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर की तरफ अगर हम चलते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? नीलकंठ, जिसे हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नीलकंठ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नीलकंठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। कुर्फी फुकराज, कुर्फी ज्योति, जिसे कुर्फी सेम कहते हैं, कुर्फी अलंकर, आज द वैरायटी ऑफ। देखो कितना आसान है। एक संस्थान का नाम आपने सुना होगा, पोटैटो जब भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक संस्थान का नाम है जिसे हम CPRI कहते हैं। क्या कहते हैं? CPRI कहते हैं। अब CPRI क्या है इसको समझना। CPRI का मतलब होता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसका मतलब हुआ? CPRI। ये 1949 में एस्टिब्लिश्ड हुआ। कहाँ पे? शिमला। ये पहले पटना में था। इसके हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये पहले पटना में था, बट आपको ये नहीं याद रखना है, कोई बताता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1949 में शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में, और एक जगह का नाम है जिस जगह को हम क्या कहते हैं? कुर्फी कहते हैं। ठीक है, कुर्फी कहते हैं, कुर्फी। तो ये सब पोटैटो का क्या है? वैरायटी है। तो याद रखना, बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बी विल बी द राइट आंसर। टोमेटो, ऑनियन और ब्रिंजल्स के बारे में आगे बात करेंगे, चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे बात नहीं कर रहे। अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि द आर्ट ऑफ ट्रेनिंग और प्रूनिंग अ प्लांट इनटू द डिफरेंट ऑर्नामेंटल शेप लाइक एनिमल्स, बर्ड एंड जियोमेट्रिक फॉर्म इज नोन एज। पौधे को काट कर पक्षियों, जानवर या अन्य कलनात्मक आकृतियों में ढालने का जो कला है उसे हम कहते हैं टोपायरी, या जिसे हम टोपियरी कहते हैं, बोनसाई या बोनजाई जिसे हम कह देते हैं, लॉन मेकिंग यानी कि लॉन बनाना, हेज मेकिंग यानी कि हेज बनाना। अब एक छोटा सा टर्म जो एग्जाम ओरिएंटेड है जिसको हम कहते हैं बोनजाई या बोनसाई। ठीक है, बोनसाई। ये जो आर्ट है, क्या है ये जो आर्ट है ये कहाँ से है? तो ये जापानीज आर्ट है, जापानीज आर्ट है। लेकिन इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें, किसके ओरिजिन के? तो बोनजाई के ओरिजिन की बात करें तो चाइना है। कहाँ से है? चाइना से। ये होता क्या है? तो याद रखना कि ये एक जापानीज आर्ट है जिसमें हम ग्रोइंग करवाते हैं प्लांट को, क्रॉप को, एंड ट्रेनिंग मिनिएचर इन सैलो कंटेनर। ठीक है, यानी कि छोटे से कंटेनर में एक ड्वार्फ प्लांट को हमने क्या किया? यहाँ पे ग्रो करवाया। उसे हम क्या कहेंगे? बोनजाई कहेंगे। क्या कहेंगे? बोनजाई कहेंगे। ये याद रखना। क्वेश्चन सिंपल आता है कि बताओ ओरिजिन चाइना से। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो चाइना से हुआ है। क्वेश्चन ये आता है कि बताओ ये आर्ट कहाँ का है? तो जापान का है, तो जापानीज आर्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आंसर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बोनजाई इन्होंने बोला ही नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट ही या ऐसा कोई परिभाषा इन्होंने दिया ही नहीं है। परिभाषा इन्होंने क्या दिया है कि कोई भी प्लांट है, कोई भी श्रब है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके कभी इस तरह से तो कभी इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये जो फिनोमिना होता है इसे हम टोपियरी कहते हैं या टोपायरी आप कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ए विल बी द राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का रिमेनिंग जो ऑप्शन है उसमें ज़्यादा कोई किंतु परंतु है नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा कम बात करेंगे।
अगला नंबर ऑफ क्वेश्चन ये बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड अबेंडेंस इन पी के अंदर क्या सबसे ज़्यादा होता है। देखो अगर हम क्रॉप के सोर्सेज की बात करें कि क्रॉप का जो हमारे पास न्यूट्रिशन है उसका क्या सोर्सेस है, तो इस न्यूट्रिशन को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक मेजर न्यूट्रिशन और एक माइनर न्यूट्रिशन। मेजर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो याद रखना हमेशा कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती है, जिसके बिना शरीर का 1% भी एक्टिविटी रन नहीं कर सकती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ठीक है, और 95% एरिया में यही होता है जी, जो हमें क्या करता है, बेसिक नीड को पूरा करता है। और बेसिक नीड को पूरा करता है कौन? सीरियल्स। बेसिक नीड को पूरा करता है कौन? पल्सेस। इसको पूरा करता है कौन? वाइल्ड सीड। अब सीरियल्स है जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। पल्सेस जो है वो प्रोटीन का मेन सोर्स है, और वाइल्ड सीड है जो फैट का मेन सोर्स है। ठीक है, माइनर्स के बारे में अपने बात करें तो इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल से क्या मिलेगा। तो याद रखना मिनरल्स एंड विटामिन, विटामिन एंड फाइबर। तो ये कैसे है? माइनर्स है जो कहाँ से मिलेंगे? फ्रूट एंड वेजिटेबल से। इसलिए 2021 में ये बात मैंने 10 बार भी बता दी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट मनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, फैट दिया हुआ है और मिनरल्स दिया हुआ है। तो ये तो किसी भी प्रकार से वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट नहीं है तो मिनरल्स यहाँ होगा नहीं। किसी भी प्रकार से अगर हम बात करें तो वाइल्ड सीड नहीं हो पाएगा। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये सीरियल से आता है, तो क्या आपको मटर सीरियल से दिखता है? नहीं दिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। इसका भी राइट आंसर क्या है? तो ए इसका राइट आंसर। चले आगे की तरफ। चल अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हेन सोइंग सीड विथ द ड्रिल, कौन सा ड्रिल? तो सीड ड्रिल, द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच? इज फिक्स, मतलब फिक्स होता है, जैसे रो टू रो, बिटवीन द ग्रेन्स, डेप्थ एंड नॉन ऑफ दिस। तो ये तो सिंपल फॉर्मेट में इसने बना दिया क्वेश्चन, ये हमें नहीं भी आता है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये राइट आंसर यही होगा। रो टू रो डिस्टेंस को हम क्या करते हैं? इसमें फिक्स रखते हैं। आगे, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रोज, रोज के ओरिजिन के प्लेसेस की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर की तरफ चलते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग और किंतु परंतु जैसी कोई बात ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्लाइंड सोइंग, ब्लाइंड होइंग की अगर हम बात करें तो ये किस में किया जाता है? ब्लाइंड होइंग किस में किया जाता है? रिकमेंड किया जाता है फॉर किस फसल के लिए? ब्लाइंड सोइंग का मतलब होता है कि जब कोई फील्ड है उसके अंदर सीड को आपने क्या किया है? सोइंग किया है। सीड को क्या किया? सोइंग किया। तो बिफोर इमरजेंस, बिफोर इमरजेंस आप क्या करेंगे? इसमें आप टिलेज प्रैक्टिस, यानी कि कोई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, गुराई जिसे कहते हैं। और गुराई क्यों करेंगे? तो सबसे पहला और सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट है वो है वीट का कंट्रोल करना, वीट का कंट्रोल करना। दूसरा जो इसके एडवांटेज है वो है कि ऊपरी जो क्रस्ट लेयर है उस क्रस्ट लेयर को क्या करना? ब्रेक करना। ठीक है, तो ये ज़्यादातर प्रैक्टिस शुगर केन में किया जाता है। किस में किया जाता है? शुगर केन में किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ यूरोपियन हनी बी, यानी कि यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो अगर हनी बी के बारे में बात करें, किसके बारे में? हनी बी के बारे में बात करते हैं तो इसको समझ लेते हैं हनी बी के बारे में। सबसे सिंपल फॉर्मेट की अगर हम बात करें कि हनी बी के फॉर्मेट के बारे में,
तो याद रखना कि ये ऑर्डर जो है ना, किस ऑर्डर से आएगा? हेमिनोप्टेरा। किस ऑर्डर से आएगा? हेमिनोप्टेरा। किस ऑर्डर से आएगा? हेमिनोप्टेरा। हनी बी में एक चीज़ और याद रखना, 60 से 70, कहीं कहीं तो आपको 70 से 80% जो यूज है इसका, वो है पोलिनेशन में। किसमें? पोलिनेशन में। और पोलिनेशन क्या होता है? तो एंथर को एक जगह से दूसरे जगह, कहाँ पे? तो पोलेन से कहाँ पहुँचाया जाएगा? स्टिग्मा पे। और क्या पहुँचाया जाएगा? तो आप जानते हैं पोलेन पहुँचाया जाएगा। आप यहाँ पे पोलेन की जगह पे एंथर लिख सकते हैं, चूँकि पोलेन कहाँ बनता है? एंथर में बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और अगर पोलिनेशन किसी भी इंसेक्ट के माध्यम से हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटोमोफिली। क्या कहेंगे? इंटोमोफिली। यहाँ पे अब आते हैं, बात करते हैं इसके 5 स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, 4 को ही समझते। एफिस फ्लोरी की अगर हम बात करें तो ये याद रखना कि ये लिटिल हनी भी होता है और इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। एपिस डोरसाटा ये सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस नेचर का होता है, इसलिए इसे डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता है, यानी कि नो डोमेस्टिकेशन। एपिस मेलिफेरा की अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन लार्जेस्ट कब माना जाता है? क्योंकि एपिस डोरसाटा को हम रेयरिंग कर ही नहीं रहे, हम उसे डोमेस्टिकेट कर ही नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्शन हम कहाँ से ले पाएंगे? तो हाईएस्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एपिस मेलिफेरा करेंगे, और 2005 और 6 के आसपास में ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करके गया। इसको हम इटालियन हनी बी के नाम से जानते हैं, इटालियन हनी बी के नाम से जानते हैं। एपिस इंडिका जो इंडिया का स्पीसीज है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनटू स्टॉक इंजन, टू स्टॉक इंजन में कितने स्टॉक? 2 स्टॉक। ठीक है, यहाँ स्टॉक का मतलब होता है पिस्टन। पिस्टन तो आप सब जानते ही हैं। यहाँ स्टॉक का मतलब क्या हो रहा है? पिस्टन हो रहा है। इंजन द पावर स्टॉक इज डॉट डॉट कंपेयर टू 4 स्टॉक, यानी कि 4 पिस्टन। अब 2 स्टॉक का मतलब क्या होता है? 2 स्टॉक का मतलब होता है सिंपल, कि जब एक बार क्रैंकशाफ्ट मूव करता है, ठीक है, और 2 स्टॉक की बात करें तो ये 2 बार पिस्टन को क्या करेगा? मूव करेगा। कैसे काम करेगा? इंजीनियरिंग वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डबल हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मच लैंड रिक्वायर्ड फॉर द आइडियल न्यूट्रिशन गार्डन? एक आइडियल न्यूट्रिशन गार्डन आप बनाते हैं, इसके लिए कितने लैंड यानी कि एरिया की ज़रूरत होगी? तो आइडियल बनाने के लिए अगर हम बात करें तो 4 से 5 लोग अगर आपकी फैमिली में हैं तो एक आइडियल गार्डन आप क्रिएट कर सकते हैं। और इस गार्डन का जो एरिया है आप रख सकते हैं 200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक रेंज में भी पूछा जाता है तो 150 से 250, लेकिन हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 200 होगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वेयर इज द फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैरिंग इंस्टीट्यूट? लुधियाना में, लखनऊ में, दिल्ली में एंड बेंगलोर में। बेंगलोर की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं डबल आई और एक आर यहाँ पे है। डबल आई का मतलब क्या होगा? इंडियन। आई का मतलब क्या होगा? इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर्स, फॉर हॉर्टिकल्चर्स रिसर्च। 1967 कहाँ पे? बेंगलोर। दिल्ली की बात करें तो भाई दिल्ली तो कैपिटल है अपना, आईसीआर यहीं पे है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें यानी कि IARI की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली की साइड से एक अगर हम बात करें गुरुग्राम या गुड़गांवा जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे NHB आपको याद ही होगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर्स बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर्स बोर्ड। ठीक है, ये याद रखना।
लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में हम सब जानते हैं कि ये जो फूड प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में ही है, और इसको हम अब क्या बोलते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन, जिसे हम SIFRI के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। लुधियाना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना, जिसे हम CIPHET के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ICR का एक इंस्टीट्यूट है, ICR के अंदर में आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, ये याद रखना। एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, लुधियाना में। कहाँ पे है, लुधियाना में। चलिए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द बोटनिकल नेम ऑफ विटिस वेनिफेरा, भाई कौन नहीं जानता है, ग्रेप्स। ठीक है, मूसा स्पीसीज हो जाएगा बनाना का, चूंकि मूसा में भी मूसा एक्यूमुलेटा और मूसा बल्बिसियाना आता है। एप्पल की बात करें तो याद रखना मेलस डोमेस्टिकस, इसका डोमेस्टिका या डोमेस्टिकस। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका 40 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर 10 होता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेराइटी नॉट कमर्शियली वेराइटी ऑफ मेरीगोल्ड। कमर्शियली वेराइटी मेरीगोल्ड का नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। सबसे पहले पूसा नाराजगी गेंदा की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे ये IRI से डेवलप हुआ वेराइटी है। एक चीज़ और याद रखना, पूसा जहाँ पे भी लगे तो समझना IRI से डेवलप हुआ है, आर का अगर कहीं लगा हुआ है तो समझना IIHR से डेवलप हुआ है, जो बेंगलोर में। अब पूसा नाराजगी गेंदा की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीकन मेरीगोल्ड। ठीक है, पूसा बसंती गेंदा की बात करें तो ये भी अफ्रीकन ही है। पूसा अर्पिता की बात करें तो ये भी अफ्रीकन है। तो बच क्या गया अपने पास, लॉन्ड्रेस बच गया। क्या बच गया, लॉन्ड्रेस बच गया। तो डी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए विच मशरूम अकाउंट्स फॉर 70 से 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा प्रोडक्शन होता है, तो याद रखना वाइट बटन मशरूम सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन होता है। और इसके अगर हम रेशियो की बात करें तो 70 से 85% होता। कितना परसेंट, 70 से 85% होता। ये बात आपको याद रखनी। वहीं पे अगर हम पैडी स्ट्रॉ मशरूम की अगर हम बात करते हैं तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है। ठीक है, और ओस्टर मशरूम की अगर हम बात करें तो ये कोल्ड रीजन में होता है। और मिल्की मशरूम की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये ग्रो किया जाता है। तो ये हुआ व्हाट कलर फ्लावर बॉलूम ब्लूम। ठीक है, बैलूम है। ठीक है, इन द बहुगिनिया बेरीगाटा जिसे कचनार कहते हैं, उसके वृक्ष किस रंग के फूल खिलते हैं। सिंपल ये है, तो याद रखना ब्राइट पिंक एंड वाइट कलर का। बी विल बी द राइट आंसर हो जाए। आगे चलते हैं, और आगे आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, तो सेकंड लास्ट है। व्हाट शुड बी द आइडियल न्यूट्रिशन गार्डन बी लाइक। ठीक है, एक न्यूट्रिशन गार्डन के लिए जो अपने पास वाटिका का आकार है वो कैसा होना चाहिए। क्या राउंड होना चाहिए, ट्राइंगल यानी कि त्रिकोणीय होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सिंपल है, स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, स्क्वायर होना चाहिए। तो डी विल बी द राइट आंसर। समझे, चलिए अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी डेज आफ्टर प्लांटिंग कैन बिन द पम्पकिन, जिसे हम कद्दू वर्गीय जो होता है कुकुरबिटेसी फलों
में किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग कब करते हैं कुकुरबिटेसी में? तो याद रखना है कि बुआई और रोपने के कितने दिन बाद। तो याद रखना 50 से 70 दिन बाद हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता हो चुका होगा। आज थोड़ी सी लेट हो गई है इसलिए 30 मिनट का सेशन रखा है। कल से 1 घंटे का सेशन होगा और इस 1 घंटे के सेशन में हम 50 से 60 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे स्टेट के लिए। साथ में जो अपना 90 दिन का जो टारगेट एमसीक्यू चल रहा है उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, और साथ में आपको जो थ्योरी क्लासेस चल रहा है उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। और थ्योरी क्लासेस आपको TRE 4 में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप 8076921823 पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी DM कर सकते हैं, जिसका ID सौरभ 3 डॉट इस तरह से और 009, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नए सेशन में, ये क्वेश्चन आपको दे देंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और करते रहिए। जिंदाबाद।